शहर के एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित इलाके में एक विशाल हवेली थी। उसकी ऊंची दीवारें, सुंदर बगीचे, लग्जरी गाड़ियां और बड़ी संख्या में नौकर चाकर देखकर हर कोई यही सोचता था कि वहां रहने वाले लोग कितने सुखी और भाग्यशाली होंगे। लेकिन उस आलीशान हवेली की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसी हवेली में 21 वर्ष की एक युवती रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत, सरल और संस्कारी भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और विनम्र स्वभाव किसी का भी दिल जीत लेने के लिए काफी थे। मगर उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। जब वह केवल 7 साल की थी तब बीमारी के कारण उसकी सगी मां का निधन हो गया था। मां के जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह बदल गई। कुछ वर्षों तक उसके पिता महेश ने उसे मां और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन व्यापार की व्यस्तता और अकेलेपन के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता था। शुरुआत में सविता ने खुद को एक आदर्श मां के रूप में पेश किया। वह सबके सामने नंदिनी को अपनी बेटी कहकर बुलाती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और ऐसा दिखाती मानो उसे नंदिनी से बहुत स्नेह हो। लेकिन समय बीतने के साथ उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। सविता के मन में नंदिनी के लिए एक अजीब सी जलन और नफरत थी। शायद इसलिए क्योंकि नंदिनी उसकी पहली पत्नी की आखिरी निशानी थी, या शायद इसलिए क्योंकि भविष्य में इस विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा नंदिनी के नाम होने वाला था। धीरे धीरे उसने नंदिनी को परिवार का सदस्य समझना छोड़ दिया और उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी। सुबह से रात तक नंदिनी से घर के छोटे बड़े सभी काम करवाए जाते, जबकि घर में कई नौकर मौजूद थे। एक सुबह जब सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं फैली थी, तभी सविता की कड़क आवाज पूरे घर में गूंज उठी। नंदिनी, अभी तक सो रही हो? घड़ी देखी है? अचानक आवाज सुनकर नंदिनी घबरा कर उठ बैठी और जल्दी से बोली, जी मां जी, अभी आती हूं। यह सुनते ही सविता का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखे स्वर में कहा, मुझे मां जी मत कहा करो, पहले घर का काम ढंग से करना सीखो। नंदिनी जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। वह जानती थी कि जरा सी देर भी हुई तो सविता का गुस्सा और बढ़ जाएगा। रसोई में पहुंचते ही उसे बर्तनों का बड़ा ढेर दिखाई दिया। वह काम शुरू ही करने वाली थी कि सविता वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में हमेशा की तरह नाराजगी साफ झलक रही थी। ये सारे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े हैं, आखिर तुम करती क्या रहती हो? नंदिनी ने शांत आवाज में कहा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन सविता को उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताना मारते हुए कहा, हर बार यही सुनने को मिलता है कि अभी कर देती हूँ, कभी कोई काम समय पे भी कर लिया करो। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि किसी भी सफाई का नतीजा केवल और अधिक डांट फटकार ही होगा। उसका पूरा दिन घर के कामों में गुजर जाता था, कभी रसोई की जिम्मेदारी, कभी पूरे घर की सफाई और कभी मेहमानों की सेवा। हैरानी की बात यह थी कि घर में पहले से कई नौकर मौजूद थे, फिर भी अधिकांश काम उसी से करवाए जाते थे। घर के कर्मचारी अक्सर यह देखकर आश्चर्य करते कि इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। मगर सविता के डर से कोई भी उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। पूरे घर में उसका इतना दबदबा था कि हर कोई उससे बचकर रहना ही बेहतर समझता था। शाम को जब महेश अपने काम से लौटे तो उनकी नजर नंदिनी पर पड़ी। लगातार मेहनत करने के कारण उसके हाथ खुरदरे हो गए थे और उंगलियों पर बर्तनों की रगड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। महेश ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सविता वहां आ गई। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, आजकल इसका ध्यान काम में कम है और दूसरी चीजों में ज्यादा रहता है। मैंने सोचा थोड़ा घर का काम सीख लेगी तुझेगी तो भविष्य में काम आएगा, लेकिन इसे तो हर बात बुरी लगती है। महेश ने बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान ली और चुप हो गए। नंदिनी ने उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा, मानो वह उसके मन का दर्द समझ ले। लेकिन एक बार फिर उसकी खामोशी किसी ने नहीं सुनी। रात गहराने के बाद जब पूरा घर नींद में डूब गया, तब नंदिनी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके हाथों में अपनी मां की पुरानी तस्वीर थी, जिसे वह अपने सबसे कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। तस्वीर को देखते देखते
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बुदबुदाई, माँ, अगर आप आज मेरे साथ होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी कठिन नहीं होती। अगली सुबह भी उसके लिए किसी नए दिन की तरह नहीं, बल्कि उसी संघर्ष की एक और शुरुआत थी। सुबह होते ही वह फिर रसोई में पहुंच गई। वहां बर्तनों का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। नंदिनी दोनों हाथों से तेजी से काम कर रही थी। साबुन का झाग उसकी हथेलियों से चिपका हुआ था। उधर ड्राइंग रूम में सविता पूरे आराम से मुलायम सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने रखी सेंटर टेबल पर चाय, फल और मिठाइयों की प्लेटें सजी हुई थीं, जबकि टीवी पर उसका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा था। दूसरी ओर नंदिनी रसोई में लगातार काम कर रही थी। तभी सविता की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। नंदिनी, जल्दी हाथ चलाओ। रसोई का काम खत्म होते ही ऊपर के सारे कमरों की सफाई भी करनी है। इसी दौरान मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सविता ने टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा और पास खड़े नौकर से कहा, जाके देखो कौन आया है। नौकर तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक युवा लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी। उसने साधारण और पुराने कपड़े पहन रखे थे। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और कंधे पर एक पुराना सा झोला लटका हुआ था। पहली नजर में वह किसी जरूरतमंद या भिखारी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे सामान्य लोगों से अलग बनाता था। उस युवक ने विनम्रता से कहा, भैया, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नौकर अभी कुछ जवाब देता, उससे पहले ही सविता वहां पहुंच गई। उसने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। सुबह सुबह पता नहीं कहां से चले आते हो तुम लोग। माताजी, मैं भूखा हूं। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो आपका एहसान होता। ये कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। रसोई में काम कर रही नंदिनी की नजर भी दरवाजे की ओर चली गई। उसने उस युवक को देखा। उसके कपड़े भले ही पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गरिमा थी। नंदिनी का दिल उसके लिए पिघल गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, लगता है इन्हें सचमुच भूख लगी है। 2 रोटियां दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। यह सुनते ही सविता ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वाह, बड़ी दया उमड़ रही है तुम्हें इसके लिए। नंदिनी तुरंत चुप हो गई। कोई बात नहीं माताजी, भगवान आपका भला करे। लेकिन नंदिनी का दिल उसे यूं खाली हाथ जाते हुए देखकर नहीं माना। वह तुरंत रसोई में गई, एक प्लेट में ताजा रोटियां और सब्जी रखी और जल्दी से बाहर आ गई। उसने आवाज दी, सुनिए, 1 मिनट रुकिए। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए भोजन की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, ये ले लीजिए, शायद इससे आपकी भूख थोड़ी कम हो जाए। धन्यवाद। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सविता गुस्से में वहां आ पहुंची। जैसे ही उसकी नजर नंदिनी के हाथों में पकड़ी प्लेट पर पड़ी, उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने तीखे स्वर में कहा, तो अब तुमने यही काम शुरू कर दिया है। नंदिनी घबरा गई और जल्दी से बोली, मैंने सिर्फ इन्हें खाना दिया है, ये भूखे लग रहे थे। लेकिन सविता उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्ला उठी। उसकी ऊंची आवाज सुनकर घर के नौकर भी इकट्ठा होने लगे। सभी चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देखने लगे। सविता ने उस युवक की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर नंदिनी की तरफ मुड़कर बोली, लगता है तुम्हें इस पर बहुत तरस आ रहा है। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो आज से इसके साथ ही रहना। यह सुनकर नंदिनी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कांपती हुई आवाज में बोली, आप ये क्या कह रही हैं? आज के बाद यही तुम्हारी दुनिया है। जिस इंसान के लिए तुम मेरी बात काट रही हो, उसी के साथ अपना जीवन बिताओ। युवक यह सब देखकर तुरंत आगे आया और बोला, माताजी, कृपया ऐसा मत कहिए। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। मैंने केवल भोजन मांगा था। मैं किसी के परिवार में परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ।
कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ एक भूखे इंसान की मदद की है। बस मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कोई गलती नहीं की। पापा के आने तक रुक जाइए, मैं उनसे बात कर लूंगी। बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बस करो ये सब। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। घर के नौकर चाकर चुपचाप खड़े यह सब देख रहे थे। सभी को नंदिनी पर तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी सविता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नंदिनी ने नम आंखों से एक बार पूरे घर को देखा। यही वह जगह थी जहां उसने अपने बचपन के दिन बिताए थे। घर का हर कोना उसकी मां की यादों से जुड़ा हुआ था। यहीं उसने सपने देखे थे, यहीं उसने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे कठिन पल गुजारे थे। लेकिन आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद किए जा रहे थे। सुन ले नंदिनी, जिस आदमी के लिए तू इतनी चिंता दिखा रही थी, अब वही तेरी जिम्मेदारी है। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची। कुछ ही पलों बाद वह खुद को घर के बाहर सड़क पर खड़ा पाई। उसके पीछे विशाल हवेली थी और सामने अनजान भविष्य। घबराइए मत, अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले किसी सुरक्षित जगह चलते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। नंदिनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। शाम होने वाली है और आपके लिए अभी सबसे जरूरी बात सुरक्षित जगह पहुंचना है। लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर है। वहां आने जाने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहती है। कम से कम आज की रात तो वहां आराम से गुजारी जा सकती है। नंदिनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। सड़क पर हल्की शाम उतरने लगी थी। नंदिनी कुछ कदम पीछे पीछे चल रही थी। उसके मन में अनेक सवाल उमड़ रहे थे। आखिर यह अजनबी कौन था और क्यों उसकी मदद कर रहा था? एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? ज्यादातर लोग मुझे भिखारी कहकर ही बुलाते हैं। लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई नाम तो होता है। नाम तो होता है, लेकिन कभी कभी इंसान की परिस्थितियां उसके नाम से भी बड़ी हो जाती हैं। नंदिनी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी गहराई थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ता लंबा था और शाम का समय होने लगा था। कुछ देर बाद वे शहर के व्यस्त बाजार के पास पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी, दुकानों पर रौनक थी और हर तरफ चहल पहल दिखाई दे रही थी। तभी एक चाय बेचने वाले ने दूर से उस युवक को देखकर आवाज लगाई, अरे भाई, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? युवक ने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। नंदिनी यह देखकर हैरान रह गई। जिस व्यक्ति को वह अब तक एक साधारण भिखारी समझ रही थी, उसे लोग बड़े सम्मान और अपनत्व के साथ बात कर रहे थे। ये बात उसके मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा कर रही थी। काफी देर तक चलने के बाद वे शहर के सबसे आधुनिक और आलीशान इलाके में पहुंच गए। वहां चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और महंगी दुकानों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं। नंदिनी आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। तभी वह युवक एक भव्य इमारत के सामने जाकर रुक गया। नंदिनी ने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि वह शहर का सबसे प्रसिद्ध और शानदार होटल था। उसके मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और बाहर खड़ी कई गाड़ियों की कीमत करोड़ों में होगी। होटल का नाम देखते ही नंदिनी चौंक गई। वह जानती थी कि यहाँ केवल बड़े उद्योगपति, विदेशी मेहमान और प्रभावशाली लोग ही ठहरते थे। उसने घबराकर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन युवक ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत भाव से सीधे होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि सुरक्षाकर्मी उन्हें तुरंत रोक देंगे। आखिर युवक के कपड़े अभी भी पुराने और साधारण थे। जैसे ही वह युवक होटल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सावधान होकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। उनके चेहरे पर सम्मान साफ झलक रहा था। उनमें से एक ने आदरपूर्वक कहा, नमस्ते सर। यह दृश्य देखकर नंदिनी पूरी तरह हैरान रह गई। कुछ क्षणों के लिए तो उसे लगा कि शायद वे किसी और व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आसपास ऐसा कोई नहीं था। उनका पूरा ध्यान उसी युवक पर केंद्रित था।
तभी होटल के अंदर से एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया। वह होटल का प्रबंधक था। उसने बेहद महंगा और सलीकेदार सूट पहन रखा था। उसके जूते चमक रहे थे और चेहरे पर गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। वह सीधे युवक के पास पहुंचा और